Hi students, how are you? Let's start वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अब तक हम लोगों ने वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड इश्यूज किए। आज हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटरफेरेंस की स्टडी के लिए सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज की स्टडी करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस का होना जरूरी है। अगर दो सोर्स होंगे तभी इंटरफेरेंस होगा और वो दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स होते क्या है? ऐसे दो सोर्स जिससे लाइट कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है और उन लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फेज या तो सेम है, अदरवाइज फेज डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट हो। ऐसे सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। याद रहे, अगर टू सोर्सेस आर कोहेरेंट ओनली देन यू कैन गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो यहां पे कोहेरेंट सोर्सेस होंगे टू सोर्सेस आर सेड coherent if they are emitting with same frequency same wavelength and either same phase or constant phase difference। So two sources are said coherent if they are emitting light continuously with same frequency, same wavelength and either same phase or constant phase difference। ठीक है, तो ये आप देखिए ज्यादा बेहतर। तो मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो टू सोर्स है, मान लीजिए ये दो सोर्स है, इन दोनों से जो वेव एमिट हो रही है इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो। अगर एंगुलर है तो ओमेगा, इनकी वेवलेंथ वो भी सेम हो, फेज या तो सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। फेज का डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या जीरो हो, 5 - 5 जीरो हो जाएगा। ऐसे दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स कहे जाते हैं। याद रहे, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग सोर्स है। दो फ्लोरेसेंट ट्यूब ले लो या टू डिफरेंट लैंप ले लो, बल्ब ले लो, या
मर्क्यूरी लाइट, एलईडी या सोडियम लैम्प, 2 कैंडल्स, अगर अलग अलग है तो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लेजर लाइट के 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट हो सकते हैं। सिर्फ लेजर लाइट को छोड़ के बाकी कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। सेम फेज और कांस्टेंट इफेक्ट, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट sources cannot be coherent. 2 independent sources cannot be coherent. कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता अगर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है आप समझ गए। अब बात आती है फिर कोहेरेंट सोर्सेस कैसे तैयार किए हैं। एक सोर्स से ही 2 सोर्स डेवलप किए जाते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। देखिए अगर आप मान लीजिए 2 आइडेंटिकल बल्ब लेते हैं, इनकी ये फिलामेंट्स है, इसकी कवरिंग, ऐसी दूसरा आइडेंटिकल बल्ब और इसकी कवरिंग इनर गैसेस वाली। तो लाइट कैसे मेट होती है, जब हम करंट फ्लो करते हैं, इसमें से करंट आती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसके एटम एब्सॉर्ब करते हैं। जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये फिलामेंट, इसमें से जब करंट पास होगी तो इसके एटम इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और एटम्स एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं। एक्साइटेड मोड मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अगर सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा या फोर्थ में चला जाएगा, एक्साइटेड मोड में चला गया। बट ये टेम्परेरी फेज होता है, जब अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं। अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल होती है तो हमें दिखाई भी देगी, तो हम कहते हैं इस लैम्प से या इस सोर्स से लाइट एमिट हो रही है। लाइट इस तरह एमिट होती है। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि जो ग्रुप एक्साइटेड मोड में है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा और लाइट एमिट कराएगा। ये ग्रुप हमेशा चेंज होता रहता है रैंडमली। कब कौन सा ग्रुप एक्साइटेड मोड में होगा, इसमें कौन सा होगा ये श्योर नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा जो एक्साइटेड मोड वाला ग्रुप है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। इसीलिए इसमें से जो वेव निकलेंगी उनका फेज लगातार चेंज होगा, इसका फेज लगातार चेंज होगा। और इनमें कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता कि मान लो दोनों ही फिलिप्स कंपनी के बल्ब है, 100 वॉट है दोनों के, तो ऐसा नहीं है कि सेम कंपनी के, सेम फिलामेंट है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एक्साइटेड मोड में होते हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसमें कोई सा भी ग्रुप एक्साइटेड मोड में चलाएगा, इसमें भी इंडिपेंडेंटली कोई भी एक्साइटेड मोड में चलाएगा, तो इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसमें से जो वेव एमिट होंगे उनके फेज कंटिन्यूअसली चेंज होंगे और इन चेंज में कोई रिलेशन भी नहीं होगा, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, अलग अलग सोर्स है, तो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। इसमें एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ, कोहेरेंट सोर्स हैं अगर वो दूर दूर रखे हुए तब भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा। उनके बीच में गैप लगभग 0.5 मिलीमीटर का होता है, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे जो वेव निकलेंगे उनका फेज लगातार चेंज होगा और इंडिपेंडेंटली चेंज होगा, तो उनमें कोई फेज में चेंज में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, इसलिए कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। और इसमें लेजर लाइट वाला याद रखना, लेजर लाइट के हो सकते हैं, आपने लेजर लाइट के शोज भी देखे हो,
ठीक है, जैसे दिल्ली में ऑटो एक्सपो होता है, अक्सर वहाँ पे लेजर लाइट शो होते हैं, तो लेजर लाइट से एयर में ही डिजाइन बन जाते हैं। डिजाइन के लिए डार्क और ब्राइट दो टाइप के स्पेस चाहिए, दो टाइप के पॉइंट चाहिए, ये सिर्फ इंटरफेरेंस से पॉसिबल है, अदरवाइज तो लाइट यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाएगी, कोई डिजाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। कोहेरेंट सोर्सेज क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरफेरेंस बनाना है, और कोहेरेंट सोर्सेज कब कहे जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लिए, ये एक सोर्स है और यहां पे हमने एक ब्लैक कलर की शीट ली, इसमें दो जगह हमने स्लिट ली, ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट इन दोनों का मिडिल पॉइंट, तो ये सोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इन दोनों स्लिट के बीच का गैप होता है 0.5 मिलीमीटर और ये लगभग 10 सेंटीमीटर पे होता है। स्क्रीन रखी होती है काफी दूर, लगभग 200 सेंटीमीटर, तो इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल जाता है। तो आप देखो, इस सोर्स से लाइट यहाँ भी जा रही है और इस पे भी जा रही है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, क्योंकि पार्ट डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। पार्ट डिफरेंस, यहाँ से लाइट निकली वो दोनों स्लिट तक कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करके पहुंची, तो दोनों में इक्वल डिस्टेंस कवर करके पहुंची है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। सो इसलिए पाथ डिफरेंस 0 होगा। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिलेशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, 0 इनटू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। तो यहां से और यहां से जो लाइट निकलेगी उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब यहां से क्रस्ट निकलता है यहां भी क्रस्ट निकलेगा, यहां से टर्न निकलता है यहां भी टर्न निकलेगा, दोनों एक साथ क्रस्ट एक साथ टर्न, कोई भी फेज डिफरेंस उसमें नहीं होगा। राइट, अब बात आती है फेज डिफरेंस कब होगा, अगर ये सोर्स यहां ना होके मान लो यहां पर है, तो ये डिस्टेंस पास में, ये डिस्टेंस ज्यादा है, अब पाथ डिफरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस होगा तो लैम्डा अपॉन 2.2 फेज डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो अब 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा। तो आप भी देख लीजिए, जिस सोर्स से हम दो सोर्स तैयार कर रहे हैं, ये दो सिलेक्ट टू सोर्स के इक्विवेलेंट है, बिकॉज आप सामने से खड़े होकर देखेंगे तो लाइट तो यहां से एंटर हो रही है, तो आपको तो ये दोनों सोर्स लग आएंगे, जबकि इनके पीछे एक सिंगल सोर्स है। यहां से जो भी लाइट जा रही है वो ही दोनों स्लिट से एमिट हो रही है, तो जो भी फेज चेंज हो रहा है इसमें और इसमें वो एक साथ एक जगह चेंज हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे का सोर्स कॉमन है। तो इसलिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह पाता है और ये कोहेरेंट सोर्स की तरह काम कर पाते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न को बना पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना आप लोग। तो ये कोहेरेंट सोर्स हो गया हमारा। अब आते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से पहले एक प्रिंसिपल यूज होगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है हमारा, देखिए मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन क्या है, क्रस्ट, और नीचे वाला क्या है, ट्रफ। ठीक है, ट्रफ का सेंटर है, ट्रफ ये वाला पूरा पोर्शन ट्रफ है, इसका ट्रफ का सेंटर है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट का सेंटर ये रहा। अब ये मानिए मीडियम का एक पार्टिकल है, इसको नाम दे देता हूं मैं पी। अगर इस पॉइंट पर क्रस्ट पहुंचेगा तो ये ऊपर की तरफ एनर्जाइज होगा और ऊपर जाएगा, और अगर ट्रफ पहुंचेगा तो नीचे आएगा। ट्रफ नीचे की तरफ होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये देख रहे हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर क्रस्ट आएगा तो ये 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा, अगर ट्रफ आएगा
तो 2 सेंटीमीटर से नीचे आएगा। बहुत सिंपल सा है, समझना कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो अगर मीडियम में एक साथ दो वेव ट्रेवल कर रही हैं, मान लो एक और वेव आ गई इस टाइप से, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा दिखाया है मैंने, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के ये। तो अगर दो वेव ट्रेवल कर रही हैं तो इस पॉइंट पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? हो सकता है दोनों क्रस्ट आ जाएं, या दोनों के ट्रफ आ जाएं, या इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो आइए देखते हैं इन पॉसिबिलिटी का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट पहुंचते हैं तो क्रस्ट पहुंचेगा, इसका 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा, इसका क्रस्ट पहुंचेगा 3 से ऊपर जाएगा, दोनों क्रस्ट पहुंचते हैं तो 2 + 3 5, ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। और अगर दोनों के ट्रफ पहुंचते हैं, ट्रफ पहुंचते हैं तो 5 सेंटीमीटर से नीचे आएगा। और अगर इसका क्रस्ट पहुंचा, इसका ट्रफ पहुंचा, ट्रफ ने कहा 2 सेंटीमीटर नीचे आओ, क्रस्ट ने कहा 3 से ऊपर जाओ, तो 3 ज्यादा है तो 3 से ऊपर और 2 से नीचे यानी 1 से ऊपर जाएगा। अगर इसका पहुंचा ट्रफ और नीचे वाले का क्रस्ट तो 1 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। और अगर इसका क्रस्ट पहुंचा, इसका क्रस्ट पहुंचा और इसका ट्रफ तो 1 सेंटीमीटर से नीचे आएगा, बिकॉज 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो अगर इसका क्रस्ट पहुंचा और इसका ट्रफ पहुंचा तो 1 सेंटीमीटर से नीचे आएगा। ये जो आपने कहा है 5 5 1 1 सेंटीमीटर, ये ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीडियम में एक वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है y1, लेट y1 be the displacement of particle P due to first wave, and y2 due to second wave. If both the wave travel simultaneously, then resultant displacement will be y is equal to y1 plus y2. This is principle of superposition. This is principle of superposition. ठीक है, तो यही प्रिंसिपल बताया कि मीडियम में एक वेव चलेगी, आप उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्रस्ट पहुंचे तो ऊपर गया, ट्रफ पहुंचे नीचे गया। दो वेव चल रही है तब क्या होगा, इस पार्टिकल पर जो वेक्टर सम होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इसका एंड रिजल्ट होगा। आपने ये देखिएगा, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स भी हो गए। यहां पर जो पार्ट डिफरेंस है ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि पार्ट डिफरेंस की वजह से ही फेज डिफरेंस डेवलप होता है।
तो इंटरफेरेंस यहां से स्टार्ट होता है। इंटरफेरेंस में एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा एक ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके ऊपर होगी उतनी वेट की डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क। एक ब्राइट और एक डार्क मिलेगी हमेशा। दोनों की विड्थ जो होंगी वो सेम होंगी। विड्थ मतलब ये वाला, ये सब सेम, ठीक है। इस तरह से ज़ेब्रा होता है, Z फॉर ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के ऊपर बॉडी में जो ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप होती है वो एक तरह से मान लो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा ही मिलेगा। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन याद देंगे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सेटअप से पहले देखें सेटअप कैसे होगा। सेटअप ये 2 स्लिट है, यहाँ पे एक सोर्स है लगभग 10 सेंटीमीटर अवे, ये 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है और स्क्रीन है लगभग 2 मीटर अवे, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो एक वेव यहाँ से निकलेगी, एक वेव यहाँ से निकलेगी। जब दोनों वेव सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो सुपर इम्पोज भी करेंगे एक दूसरे को और इनके सुपर पोजिशन से ही इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा आइए चलते हम लोग देखते हैं, राइट। तो इसमें ये मैं डाटा हटा देता हूं फिलहाल, मुझे स्पेस चाहिए। देखिए ये है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स होता है तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल, बिकॉज वेव ऑफ कहते हैं मीडियम में वेव फ्रंट ही प्रोपेगेट होते हैं, आगे चलते हैं वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट सोर्स है, तो मान लीजिए ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, और क्रस्ट। Every point on the primary wave front acts as the fresh source of disturbance। हर पॉइंट आप मान सकते हो एक सोर्स है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वेव फ्रंट का, यहाँ और यहाँ, ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये पॉइंट है तो इन पॉइंट से क्या निकलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो मान लीजिए ये क्रस्ट निकला, क्रस्ट को मैंने कंटिन्यूअस लाइन से बनाया है, ट्रफ को डॉट डॉट से, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। सिमिलरली यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टार्ट करते हैं स्प्रेड करना, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ एंड सो क्रस्ट। यहाँ पीछे स्क्रीन है। अब आपको पता है कि मीडियम में जिन जिन पॉइंट पर क्रस्ट और क्रस्टफुल होते हैं, ट्रफ और ट्रफल होते हैं, वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यानी एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। ये अभी से पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिस्कस किया था, ठीक है। जहां पे क्रस्ट प्लस क्रस्ट होगा तो वहां होगा एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम, या फिर ट्रफ प्लस ट्रफ, इसमें भी एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। और ये जो लाइन में बता रहा हूं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पूरी वेव ऑफिस के लिए। इंटेंसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होगी। और एम्पलीट्यूड क्या है, जब क्रस्ट और क्रस्ट फॉल होते हैं, ट्रफ और ट्रफ फॉल होते हैं, तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस केस में आई होगा मैक्सिमम। और इस जहां मीडियम में इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जहां पर एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ आता है, तो क्रस्ट कहेगा पार्टिकल से मीडियम के पार्टिकल से ऊपर जाओ, ट्रफ कहेगा नीचे आओ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस। तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम। और एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम। यानी कि जहां पे क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ एक साथ एक ही पॉइंट पर फॉल होते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट पर क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ जहां भी मीट करेंगे पॉइंट पर, वहां क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और इंटेंसिटी मिनिमम। यानी इंटेंसिटी जो होगी वो होगी मिनिमम। और हम कहेंगे जहां भी इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है मीडियम में जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम है, वहां हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये दो ही तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस जहां पे इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव जैसा नाम बता रहा है इंटेंसिटी होगी मिनिमम। तो यहां पे कहां पे होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पे, क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ फॉलो, क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ। तो क्रस्ट को मैंने कंटिन्यूस से बनाया और ट्रफ को डॉट डॉट से। तो अगर दोनों की कंटिन्यूस लाइन जहां फॉल हो रही है या दोनों की डॉट 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 वाली जहां फॉल हो रही है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आइए देखते हैं कहां पे हो रही है। देखिए एक ये है, एक ये है, यहाँ पे दोनों की डॉट डॉट, यहाँ दोनों के कंटिन्यूस वाली लाइन है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अगर फिगर को बिल्कुल एक्यूरेट बनाएं तो आप देखेंगे ये सारे पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में होते हैं और यहां मिलेगी एक ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी। यानी कि जब भी किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके लाइन के आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और इसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस स्ट्रीक है, ये स्ट्रीक है। यानी यहां से एक ब्राइट स्ट्रीक लाइट की निकलनी शुरू होगी और स्क्रीन तक स्प्रेड होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ब्राइट फ्रिंज बन के अपीयर होगी। और जहां पे इसका क्रस्ट उसका ट्रफ फॉल हो रहा है वहां पे डेस्ट्रक्टिव होगा, यानी एक कंटिन्यूअस और एक डॉट डॉट वाली। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक डॉट और एक कंटिन्यूअस, डॉट और कंटिन्यूअस, यहाँ भी। तो इन सब पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। तो एक ही लाइन में यहां से ही एक ब्लैक कलर की या मिनिमम इंटेंसिटी की स्पेस बननी शुरू हो जाएगी और स्पेस स्क्रीन तक रहेगी और यहां पे बन जाएगा एक डार्क फ्रिंज, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो पूरी स्क्रीन जो है वो ब्राइट डार्क में डिवाइड हो जाती है और कभी भी दो कंटिन्यूअसली ब्राइट नहीं आएंगे ना कंटिन्यूअसली डार्क आएंगे। एक ब्राइट के बाद एक डार्क, फिर एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से पैटर्न आएगा। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का
एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना। मैं आपको अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है अब देखते हैं। यहां पे मुझे स्पेस चाहिए तो मैं सबको हटा देता हूं। आप इसके जा रहे हम लोग मैथमेटिकली इसको अब डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 सीरीज ले ली मैंने, तो यहां से एक वेव निकली। इस वेव की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहां से सेकंड वेव ट्रांसमिट हुई, इसकी इक्वेशन y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5। आप देखेंगे ए क्या है, ए है इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है ये है एम्पलीट्यूड, दिस इज ए, यानी ए है एम्पलीट्यूड और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बी इसका एम्पलीट्यूड और 5 फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसका, इस वेव का और जैसी वेव ट्रांसमिट होती है उनका फेज। और ये फेज डिफरेंस हुआ क्यों, क्योंकि पिछला सोर्स है एक के क्लोज होगा, एक से दूर होगा, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया और इसी वजह से इनमें फेज डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेव निकलेंगी उनमें फेज डिफरेंस होगा और वो इस वजह से होगा, फेज डिफरेंस मैंने लिख दिया 5 का। तो ये 2 वेव जाएंगी और जब एक ही मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो सुपरइम्पोज करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन according to the principle of superposition, y is equal to y1 plus y2 और y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से। आप यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं, इन दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट क्यों है, इसका a है तो इसका b क्यों है, इसका भी a क्यों नहीं या इसका भी b क्यों नहीं। रीजन है ये जो 2 स्लिट देख रहे हैं, गोल देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी विड्थ कैसी है। अगर दोनों की विड्थ सेम है तो दोनों से इक्वल इंटेंसिटी की लाइट एंटर होगी और तब एम्पलीट्यूड होंगे इक्वल। बट मैं जनरली ये मान के चल रहा हूं कि एक की विड्थ ज्यादा है और एक की कम है। विड्थ जिसकी ज्यादा होगी वहां से ज्यादा लाइट एंटर हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। और जो नैरो स्लिट है, पतला सा होल है, उसमें कम लाइट एंटर होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड लिंक्ड है, ये आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर इस तरह आप समझ सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू विड्थ W1 W2। इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक W1 और इसकी विड्थ है W2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो विड्थ से इंटेंसिटी डिसाइड होगी और एम्पलीट्यूड भी इसी से डिसाइड होगी, इसलिए मैंने ये दोनों विड्थ अलग अलग लिए हैं, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट आ रहे हैं। y1 और y2 की वैल्यू यहां से आप पुट कर दो, y1 प्लस y2 क्या होगा, y1 होगा a sin ओमेगा t प्लस y2 b sin ओमेगा t प्लस 5।
बी साइन ओमेगा टी प्लस, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। जितने भी हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बी से बी पूरे में मल्टीप्लाई होगा, बी दोनों के साथ आएगा, बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये हो गया बात। अब साइन ओमेगा टी दोनों जगह है, कॉमन ले लें। अंदर क्या बचा, ए प्लस बी कॉस फाइव बचा, और यहां बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको लिखा। अब आपको करना है ए प्लस बी कॉस फाइव, इसलिए लिखना है आपको आर कॉस थीटा, और बी साइन फाइव, बी साइन फाइव की जगह लिखना है आपको आर साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे आप रखेंगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, आर भी लिख दीजिए, आर भी आएगा, राइट। कॉस ओमेगा टी और बी साइन फाइव है आर साइन थीटा। आर और आर कांस्टेंट है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये भी एक वेव की इक्वेशन है, और ये है रिजल्टेंट वेव। This is resultant wave. Y is equal to r sin omega plus omega t plus theta. This is resultant wave. ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेव ट्रेवल करेगी, यानी एक वेव ये थी, एक वेव ये थी, दोनों मिक्स हो जाएंगी, दोनों सुपर इम्पोज करेंगी। अब मीडियम में इन दोनों की जगह आएगी एक नई वेव। उस वेव की इक्वेशन है ये। किसी भी वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो जो रिजल्टेंट वेव आई इन दोनों के सुपरपोजिशन से, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई होगी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बी। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। दिस इज कॉस 5। आपको कभी भी कहीं भी इंटेंसिटी निकालनी है, ये फॉर्मूला यूज कर लो। जाहिर आप क्या कर सकते हो, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। दिस इज इंटेंसिटी। ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक है, क्योंकि यहां से आपने निकाला है A इज इक्वल टू रूट I1 और B इज इक्वल टू रूट I2। ये मैंने किया, A और B की जगह रूट I1 I2 दिया, और कुछ नहीं किया। तो ये रिजल्टेंट वेव है हमारी, और इसकी इंटेंसिटी अब मीडियम में ना ये वेव है ना ये वेव है, सिर्फ ये वेव ट्रैवल कर रही है, और मीडियम में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ये होगी। इस इंटेंसिटी में फाई आ रहा है, ये फाई हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा, तो कॉस फाई भी डिफरेंट होगा हर पॉइंट पे। क्यों डिफरेंट होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये स्क्रीन है, मीडियम का ये पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ इस वाले सोर्स से वेव ऐसे गई और इस वाले सोर्स से इतनी डिस्टेंस चल गई, तो ये डिस्टेंस माने ये डिस्टेंस
ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कुछ और होगा, इस पॉइंट पर दिस माइनस दिस ये पाथ डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पर दिस माइनस दिस ये पाथ डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पर दिस माइनस दिस पाथ डिफरेंस होगा। तो आप देखोगे हर पॉइंट पर दोनों स्लिट से वेव अलग अलग डिस्टेंस चल रही पहुंची है, तो उनका पाथ का डिफरेंस हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस की अगर डिफरेंट होगी तो फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा। फाई अगर डिफरेंट होगा, फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई डिफरेंट होगा, कॉस फाई डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। यानी मीडियम में हर पॉइंट पर इक्वल इंटेंसिटी, एक जैसी इंटेंसिटी नहीं है, हर पॉइंट पर है डिफरेंट इंटेंसिटी। इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब कहीं पे इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम और कहीं पे होगी मिनिमम। उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं। जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई होना चाहिए 1, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम -1, तो cos फाई सबसे ज्यादा है इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, बिकॉज a और b तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी करने वाला फैक्टर cos फाई है। cos फाई मैक्सिमम, i मैक्सिमम, cos फाई -1 यानी मिनिमम, i मिनिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, cos फाई 1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इंटेंसिटी। और देखिए cos फाई अगर 1 है, इसका मतलब है cos फाई इज इक्वल टू cos 2n पाई, यानी फाई इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आपको कहेंगे तो इस तरह से आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। अब आप समझ गए क्या मैसेज है। मीडियम में जिन जिन पॉइंट्स पर फेज डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, जहां पे पाई का इवन इंटीजर मल्टीपल है, यानी पाई के साथ 0 2 4 6 8 10 12 इस तरह से है अगर फेज डिफरेंस, तो मीडियम के उन सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इसी बात को अगर पाथ डिफरेंस की टर्म में कहना चाहें, पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, तो 2n पाई, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, n, तो वहां पाथ डिफरेंस जहां n लैम्डा, n के 1 2 3 रखेंगे, 0 1 2 3 तो क्या आएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो मीडियम में जिन जिन पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है, यहां मैं इवन या ऑड वर्ड यूज नहीं कर रहा, लैम्डा का जहां भी इंटीजर मल्टीपल है यानी 1 2 3 4 आ रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों होगा। आप देखिए ये एक वेव है और आइडेंटिकल वेव एक ही वेव है। मीडियम के एक पॉइंट P पर अगर ये दोनों क्रस्ट आते हैं, इनके बीच में लैम्डा लैम्डा या ट्रफ और ट्रफ के बीच में लैम्डा, ट्रफ और ट्रफ के बीच में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इस पॉइंट पर ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट आए तो इनमें पाथ डिफरेंस क्या होगा 0। अगर ये क्रस्ट और ये क्रस्ट आए तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा। अगर ये क्रस्ट और ये क्रस्ट आए तो कितना हो गया लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ट्रफ और ट्रफ, और ये ट्रफ और ये ट्रफ आए, पाथ डिफरेंस 0,
ये ट्रफ और ये ट्रफ आए, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ये ट्रफ आए, ये ट्रफ आए, पार्ट लैम्डा पे 2 लैम्डा। इसका मतलब अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा है, इसका मीनिंग है क्रस्ट पर क्रस्ट फॉल होगा या ट्रफ पर ट्रफ फॉल होगा और एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो मेरे ख्याल से आपको सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव जब होगा जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और कब होगी? cos फाई का मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। cos फाई होना चाहिए -1। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी हो गई a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंस है cos फाई -1, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो ये आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो पाई के साथ ऑड इंटीजर मल्टीपल है। अगर मीडियम में, मीडियम कह रहे हैं इधर जो दो स्लिट होती हैं उसके बाद मीडियम शुरू हो जाता है, मीडियम के जिन पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई का ऑड इंटीजर मल्टीपल है उन सभी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब मैं इसे आपको दिखाता हूं। ये है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में क्या था? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। 0 के बाद क्या आता है? 1 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 6 7 8। यानी एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, यानी एक ब्राइट फिल्म मिलेगी तो एक डार्क, फिर एक ब्राइट और एक डार्क, एक ब्राइट डार्क। कभी भी ऐसा नहीं होगा दो एक के बाद एक कंस्ट्रक्टिव आ गई, ब्राइट फिल्म आ गई या डार्क फिल्म आ गई, लगातार वाला पॉइंट है ही नहीं। ब्राइट के बाद सीधा डार्क, डार्क के बाद ब्राइट। ये आपको ये पैटर्न ही बता रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम पाथ डिफरेंस में लिखना चाहें, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस ग्रेटर 2n माइनस 1 पाई। पाई से पाई गया तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। 2n माइनस 1 एंड की 1 2 3 4 रखोगे तो क्या आएगा? बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो मीडियम में जिन पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीजर मल्टीपल है उन सभी का होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपने देखा इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या कि लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके उसका मैक्सिमम और मिनिमम के पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होना एनर्जी का, ये इंटरफेरेंस कहलाता है। और इस इंटरफेरेंस को हमने दो में डिवाइड किया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन किया इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, यानी मीडियम में जहां पे फेज डिफरेंस 2n पाई टाइप का है, यानी पाई का इवन इंटीजर मल्टीपल है, वहां पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही चीज डिस्ट्रक्ट में क्या होगा? अगर फेज डिफरेंस पाई का ऑड इंटीजर मल्टीपल है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या पाथ डिफरेंस की टर्म में बात करना चाहो तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैं आपको दिखाता हूं ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल है, जिससे आपकी पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी। यहां देखो,
मान लीजिए ये दो वेव हैं और दो आइडेंटिकल वेव हैं। मीडियम पॉइंट पी है, ये मान लो क्रस्ट आता है और इसका ट्रफ आता है। तो देखिए ये लैम्डा और क्रस्ट और ट्रफ में कितना होगा लैम्डा बाई 2। ये क्रस्ट और ये ट्रफ तो कितना पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। अगर ये क्रस्ट और ये वाला ट्रफ आए तो ये लैम्डा और लैम्डा बाई 2 कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2। ये क्रस्ट आया और ये वाला ट्रफ आया लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो गया 5 लैम्डा बाई 2। ये क्रस्ट पहुंचे यहां पर और ये वाला ट्रफ पहुंचे तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ लैम्डा 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 बाई 2। 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2। तो अगर पार्ट डिफरेंस इस टाइप का है तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर एक वेव का क्रस्ट आ रहा है दूसरे का ट्रफ ही आएगा तो ट्रफ और क्रस्ट का कॉम्बिनेशन होगा अगर पार्ट डिफरेंस इस टाइप का है। और एज ए रिजल्ट एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम और आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो इंटेंसिटी भी होगी मिनिमम। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस के लिए आपको कंडीशन बता सकते हो। ये था पूरा इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इंटरफेरेंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन दिस इज redistribution of light energy because of the superposition of two waves from two coherent sources। मैं कहीं इसको लिख भी देता हूँ। Interference is a phenomena of redistribution of light energy on account of superposition of two waves from two coherent sources। टू कोहेरेंट सोर्स से जो टू वेव आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा मैं आपको ये भी समझा देता हूं क्योंकि आपको ऐसा रहेगा कि कहीं पे एनर्जी क्रिएट हो रही है कहीं पे डिस्ट्रॉय हो रही है तो ये आपको रहेगा कि इंटरफेरेंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को डिफाइन करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जबकि मैं दिखाता हूं ऐसा नहीं है, ये डिफाइन नहीं करता। देखिए ये दो सोर्स है ये और ये, यहां से वेव निकली मान लीजिए y1 = a sin ओमेगा t। इनके स्टेट में सेम लेता हूं तो y2 = a sin ओमेगा t प्लस y। तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी y = y1 प्लस y2 में करूंगा तो रिजल्टेंट वेव आएगी r sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी होगी r स्क्वायर दिस इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a into a cos phi क्योंकि बीजी में मैंने a लिख दिया है दोनों की a ले ली सिंपलिसिटी के लिए। तो I = 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos phi। ये इंटेंसिटी cos phi 1 रखोगे तो मैक्सिमम आएगी माइनस रखोगे तो मिनिमम आएगी। अगर हम 1 रखें ठीक है। इंटेंसिटी कितनी है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी a स्क्वायर, सेकेंड वेव की इसकी भी a स्क्वायर। अब मीडियम में अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए यानी एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए थी? एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी होनी चाहिए थी 2a²। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक सोर्स से ए स्क्वायर आई, दूसरे से ए स्क्वायर आई, हर जगह दोनों इंटेंसिटी इकट्ठी हैं एंड 2a² एक्सपेक्टेड थी। लेकिन हुआ क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ? cos फाई 1 रखोगे तो 2a² + 2a² 4a² हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम आएगी इतनी। और अगर माइनस होगा तो 2a² - 2a² कैंसिल हो जाएगा, आई मिनिमम आएगी 0। यानी कंस्ट्रक्टिव में आई 4a² और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई 0। तो देखो a² गायब हो गया और यहाँ a² की जगह 2a² की जगह 4a² आया। डिस्ट्रक्टिव में भी होना चाहिए था 2a², कंस्ट्रक्टिव में भी 2a², मीडियम में हर पॉइंट पर 2a² एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक स्लिट से इंटेंसिटी आई a², दूसरे से आई a² और दोनों एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हुई तो टोटल हो गया a² + a², 2a²। इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, 2a² हर पॉइंट पे एक्सपेक्टेड था। लेकिन किसी पॉइंट पर 2 की जगह 4a² और ये तो गायब हो गई, तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि एनर्जी यहाँ पे हो गई डिसअपीयर और यहाँ पे जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाई हो गया? नहीं, ये डिफाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एनर्जी यहाँ से शिफ्ट हो गई यहाँ पर, तो 2a² + 2a² 4a², यहाँ से एनर्जी शिफ्ट हो गई, यहाँ कुछ बची ही नहीं, 0 हो गई। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो रही है, जो अक्सर वर्ड यूज हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वो ये है, यानी सबसे पहले क्या हुआ? दोनों से लाइट आई और 2a² 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 सब जगह 2a² एनर्जी फैल गई। फिर किन्हीं पॉइंट से 2a² एनर्जी क्रॉस में शिफ्ट हो गई, तो 0 और 4a² हो गई। तो लाइट एनर्जी क्या हो गई? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया, कहीं पे मैक्सिमम हो गया, कहीं पे 0 हो गया। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यही इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया। तो इंटरफेरेंस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्यों? बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इससे हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो आपने ये भी प्रूव कर दिया साथ साथ कि ये लॉ को डिफाई नहीं करता था, इंटरफेरेंस कंजर्वेशन एनर्जी लॉ को डिफाई नहीं करता। इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो फिनिश करता हूँ। तो इंटरफेरेंस का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद इंटरफेरेंस की हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट भी कवर कर देंगे। उसमें स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे कहाँ मिलेगी, nth डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे, थिन फ्रिंज से इंटरफेरेंस क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अंटिल देन हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।